ये पेज नंबर 20 बल्कि 210 हो रहा था इसके आंसर में। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा मेरी आवाज आ रही है। तो जरा जो मैं अल्फा वाला कर रहा था उसका पेज नंबर बताइएगा। अल्फा एंड में जो था ये पेज नंबर 294 जरा एक नजर देख तो लें जरा। ये वाला क्वेश्चन हो गया माइंड अप। इसमें टैक्स पेड निकला है। हाँ जी, इसमें 2 लेजर्स थे टैक्स रिलेटेड, सॉरी एक बल्कि इसमें टैक्स पेबल के नाम से नहीं था, एडवांस टैक्स के नाम से था, और वो भी मेरा ख्याल है किसी रिसीवेबल में इकट्ठा हुआ था। ये जरा पॉइंट नंबर बोलेंगे कौन सा पेज नंबर, सॉरी जरा दोबारा 294 और पॉइंट नंबर 4। ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, ये वाला क्वेश्चन में एक दो चीजें ऐसी हैं जो क्लियरली जरा पता चल जानी चाहिए। इसमें पॉइंट नंबर 4 जरा देखें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से भी मुखातिब जरा पढ़ देगा कोई फ्रेंड थोड़ा सा। हाँ जी, एडवांसेस एंड प्री पेमेंट्स इंक्लूड एडवांस टैक्स पे रुके, एडवांस टैक्स अंडरलाइन करें। एडवांस टैक्स मींस प्री पे टैक्स, और प्री पेड टैक्स को अलहदा क्यों करना है? नहीं मतलब उसे अलहदा करना है, ये रिसीवेबल से अलहदा करना है। रिसीवेबल में से तो जो भी चेंज आएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आना, लेकिन प्री पेड को अलहदा करना क्यों है? प्री पेड टैक्स एडवांस टैक्स को अलहदा करना क्यों? क्योंकि इसमें से टैक्स पेड निकलना है, और टैक्स पेड ने अलहदा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद प्रेजेंट होना है। जिस तरह टैक्स पेबल है, टैक्स पेबल से क्या निकलना है? टैक्स पेड, एक्सपेंस लिख के पेड तक आना। तो इसमें से भी अगर अब ये लेजर ना होता, ये एडवांस टैक्स ना होता, तो फिर जो आपका टैक्स एक्सपेंस होता वो पेड होता। लेकिन अगर ये प्री पेड या पेबल्स हैं तो आपको लेजर बनाना पड़ना। अब अगर ये टैक्स पेबल भी होता, पूरा बैलेंस शीट देखें है बल्कि, हाँ चलें, टैक्स पेबल भी है और एडवांस टैक्स भी है, तो फिर ये कंबाइंड लेजर बनेगा। तो ये जरा प्लीज नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, अगर नहीं नजर पड़ी मैंने ये खास तौर पे कहा था आप लोगों से। इस तरह की चीजें जरा कोशिश करें कि आप जहन में क्लिक किया करें, ठीक है। और फिर मेरा ख्याल बाकी तो अक्रूड एक्सपेंसेस में फाइनेंशियल चार्जेस भी हैं शायद, ये तो पुराना पॉइंट है वैसे। जरा है कोई अक्रूड एक्सपेंसेस इंक्लूड, इसका कौन सा पॉइंट नंबर? अक्रूड एक्सपेंसेस 5। अक्रूड एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट पेबल है ना, फाइनेंशियल चार्जेस पेबल है? अगर नहीं है तो बता दें यार, क्या हो गया यार, से पढ़ना है यार, कमाल है यार, साथ पढ़ दीजिए। किस में शामिल है ये भी तो अलहदा करेंगे आप? ये सर सेंटेंस ही बोल दें यार, आप लोग नहीं पढ़ना, मेरे बोल को सुना दें। हाँ तो इंक्लूड है ना ये, तो क्या इसे अलहदा करेंगे? क्यों? इंटरेस्ट पेबल में से भी इंटरेस्ट पेड निकलना, एक्सपेंस लिख के पेड लिखना, ठीक है। मेरा ख्याल है यहाँ पे नहीं हुआ, ये उसी तरह से है जैसे क्वालिटी में वगैरह सवाल आया था, लेकिन ये अलहदा करके आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डिफरेंस लाना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात हुई थी, इसमें पता नहीं है या नहीं, अगर आपको पिछले साल को एक्सपेंस दिया हो, कैश फ्लो आप बना रहे हैं और किसी पिछले साल की डेप्रिसिएशन, पिछले साल का इंटरेस्ट, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें है नहीं, पिछले साल का है मेरा ख्याल टैक्स। ये कौन पॉइंट नंबर 6 है? 6 नंबर पढ़े जरा। टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, और पिछला उस 8 का कुछ नहीं करना। इनकम ये एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है। बैलेंस शीट के तो ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए हमें लेजर्स बनाने के लिए, पिछले साल की बैलेंस शीट तो चाहिए, लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट का डाटा हो पिछले साल का तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि क्या रिक्वायर्ड है और क्या नहीं है। ये तो नहीं कि एक्सपेंस पे एक्सपेंस का ओपनिंग लिख लेंगे और एक्सपेंस का क्लोजिंग लिख लेंगे, फॉर द ईयर निकाल लें। फॉर द ईयर प्लीज 8 अलग और 16 17 अलग, तो 17 इस साल के फिर लेजर में जाएगा। तो अगर नहीं इस पर नजर पड़ी तो प्लीज इसे भी देखें। बाकी मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने एक नजर देखना है, तो ये ना उसमें कोई टाइपिंग एरर हो तो मैं
आपके साथ वैसे शेयर कर देता हूँ, कल कॉपी भी दे दूंगा। आज दोपहर तक कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ये जो टेस्ट हुआ है, अब दे दिया हुआ ना सबने, आपके साथ वैसे जरा सोल्यूशन शेयर कर देता हूँ, अभी मैंने देखना दोपहर तक, तो फिर बाद में कॉपी भी कर ले दीजिएगा। मीनवाइल आ जाए जरा, रेशियो से थोड़ा सा पढ़ो। जी जी करवा दें सर, लेकिन क्लास के बाद अब करवा दें। अगर फॉर एग्जांपल आंसर आ भी जाए तो थोड़ा सा रेजिस्ट कीजिएगा, शाम तक चाहे दे दें। टेस्ट अगर नहीं दिया दे दें, शाम तक दे दें, मुझे इतराज नहीं, मतलब अगर रहता भी है तो प्लीज दे दें, कोई इशू नहीं है। और अगर आंसर शेयर हो गया तो कोई इशू नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आंसर बाद में देख लेंगे। ऐसे ही है ना सर? आपने पिछले 2-3 दिनों में ऐसे ऐसे वर्ड मेरे साथ इस्तेमाल किए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ। FA2 वाले हजरात साहब मैं कह रहा था कि बच्चों में कोई इशू नहीं है, ये खराबी सारे बड़ों में है। आपने मुझे 2-3 ऐसे सेंटेंसेस उस दिन बताए रेशियोस पढ़ते हुए कि मैं इस बात पे 100% कन्विंस हो गया हूँ कि अगर हम लोग ठीक हों तो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। ऐसे ही बच्चों पे इल्जाम है कि आजकल के बच्चों को क्या हो गया। आजकल के बच्चे जब देखते हैं मेरे जैसे लोगों को है, तो उनका बनता है कि वो खराब हो जाए। मतलब आपको मैंने सिंपली पूछा पैसे कब देने चाहिए, उस भाई को इशारा देगा टाइम पे। तो कितनी सीधी सी बात है। आ जाए 210 पे, नहीं हकीकत में बताइए, आप ऐसे मजाक नहीं से समझिएगा, मैं वाकई कन्विंस हो गया कि मुझे बदलना। आमीन तो कहते हैं, या अल्लाह मुझे बदल दे मौला, मैं कैसे सर्वाइव करूं यहाँ। जी सर जी, हम जरा एक कमेंट्स पढ़ रहे थे और कमेंट्स में मैं थर्ड पॉइंट पे था। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जरा थोड़ा सा स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट जरा क्लियर करना। रजिस्टर खोलना, हिम्मत करें हिम्मत करें, रजिस्टर खोलने कल क्या बात हो रही थी वहीं से शुरू करें। जी सर, स्टोरी ये चल रही थी कि करंट रेशो और क्विक रेशो में इंप्रूवमेंट हुई है, बल्कि वर्किंग कैपिटल में भी शायद सदी हुई है सर। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है उसमें डेज बढ़ते जा रहे हैं जब पॉजिटिव साइन नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट एक पड़ा था नीचे, कमेंट्स देख रहा हूं मैं, उससे पता ये चला कि कंपनी को फ्यूचर में कैश प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि पैसे लोगों से नहीं मिल रहे हैं और हमें लोन्स की तरफ लेके जाना, लोन की तरफ हो सकता है जाना पड़ जाए। फिर हमने एक लास्ट पढ़ा था कि डेटर्स में बढ़ने की, डेटर डेज में इजाफा होने की वजह ये भी हो सकती है। एक तो ये ऑब्वियसली हो सकती है कि कस्टमर्स को हमने एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स अलाउ कर दी, वो हमारी चीजें खरीदने में इंटरेस्टेड तभी हैं अगर हम उन्हें ज्यादा दिन पैसे देने पे अलाउ करें। और ये भी हो सकता है कि हम कलेक्शन ही सही ना कर पा रहे हो। डेज तो हमने सही एग्री किए हुए हैं, लेकिन उन दिनों में जाके हम खुद से कलेक्शन नहीं कर पा रहे। हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस एंगल से सही अदा नहीं कर रहे कि वही जाके लोगों को रियलाइज करवा सकें कि आपने पैसे देने हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक रियलिटी है दुनिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पहला दूसरा तीसरा, सॉरी पहला तीसरा और लास्ट चौथा, मैं फोर्थ पे था, सॉरी थर्ड पे था। तो थर्ड के एंगल से शुरू करें, फिर कंफ्यूजन तो नहीं आता। जो रेशियोस कैलकुलेट की थी कोई फिगर में मसला, वो कल से रिलेटेड सवाल किसी को? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चले सिर्फ आए जरा थर्ड पे दोबारा जरा बहस करें। हायर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल का मीनिंग ये था कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, हमारा ज्यादा, देखें क्यों ज्यादा? नहीं सर जी, करंट एसेट ज्यादा होने की वजह से क्या कर रहे हैं? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? तो हमारा वर्किंग कैपिटल क्या ज्यादा है और ज्यादा हो रहा है शायद, फिगर्स देखें। 15 में हमारा वर्किंग कैपिटल क्या है और देन बढ़ा है ये वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में इजाफा हुआ है। तो हायर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल,
would result in decrease in return on capital employed and return on shareholders. यहां मैं आपको रेशियो नंबर 17 की तरफ लेके गया था, एक दफा दोबारा करनी जाएगा, पेज नंबर बता दो वैसा आगे। पेज नंबर 179, रेशियो नंबर प्लीज 17। बात सिर्फ मैंने ये की थी, बाकी ठीक है फॉर्मूला लिखा हुआ कि बेस ज्यादा हो जाए तो परसेंटेज में आंसर कम हो जाता है। इसी को 18 में भी देख लें। 18 रेशियो जो है इसकी बेस में क्या है? इक्विटी, इक्विटी एवरेज इक्विटी। तो अगर बेस ज्यादा हो, चेक कर लिया था कल या दोबारा देख लें, बेस बढ़ जाए तो परसेंटेज में आंसर कम हो जाता है। ठीक है, अब इससे उधर क्या फर्क पड़ता है? मतलब बात हो रही है करंट एसेट के बढ़ने की। दोबारा सेंटेंस देखो, हायर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। इधर एक मिनट इधर वापस हम पे जाते हैं अगर जरूरत पड़ती है। यहाँ ये कमेंट्स लिखे हैं, रिजल्ट इन डिक्रीज इन। मैं एक दफा जुबानी एक सेंटेंस बोलूंगा, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो मैं लिख के भी दिखाता हूँ। देखिए अगर करंट एसेट्स बढ़ जाए तो टोटल एसेट्स बढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन ध्यान में ला दो। टोटल एसेट्स अगर बढ़ जाए तो क्या इक्विटी बढ़ेगी? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। तो क्या टोटल एसेट्स बढ़ना गलत है? इक्विटी बढ़ना गलत है? हरगिज नहीं। लेकिन अगर इक्विटी बढ़ गई तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह दोबारा देखा जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? तो अगर इक्विटी बढ़ गई तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी ज्यादा होने से क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो जाएगा? और अगली रेशो देखें, उधर भी इक्विटी है नंबर 18 में। सर उधर भी इक्विटी है सर। तो अब दोबारा वहीं जरा रेशोज देखते हुए सोचो जरा। करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, उससे ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है। कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, सही है। यहाँ करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगे, टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगे। टोटल एसेट्स बढ़ने से अकाउंटिंग इक्वेशन में लाएं। अकाउंटिंग इक्वेशन के इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल एसेट्स है 5 लाख, टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज थी 4 लाख, व्हाट शुड बी इक्विटी? 1 लाख। देख लें। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस बेस से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी की फिगर लिखेंगे तो 1 लाख लिखेंगे आप। रेशियो नंबर 17 में भी 18 में भी इक्विटी 11 लाख लिखेंगे। क्लियर है? लेकिन फर्ज करें आपके करंट एसेट्स में इजाफा हो गया, देयरफॉर टोटल एसेट्स 1 लाख इजाफा हुआ, टोटल एसेट्स 6 लाख हो गए। किसमें चेंज आया? लायबिलिटी सपोज वही है, क्या इक्विटी भी वही है? 2 लाख हो जाएगी। क्या बढ़ने से क्या हुआ? एसेट में अच्छा, इसमें ये नहीं बात हो रही कि गलत वाली सही वाली बात नहीं हो रही कि इसके आज के बाद फिर अब हम एसेट बढ़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी हो जाता है। लेकिन एज एन एनालिस्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इधर अगर ये हो रहा है तो किसी दूसरी रेशो पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो मैं कोई गलत सही वाली इस वक्त बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर करंट एसेट्स ज्यादा हुए उससे क्या होगा? टोटल एसेट्स ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा ऐसा। उससे फिर क्या होगा? इक्विटी बढ़ जाने से क्या होगा? 18 और 17 सॉरी 17 और 18 रेशो की बेस बढ़ जाएगी, और उस बेस के बढ़ने से क्या होगा? उन रेशोज का आंसर कम होगा। आप रिपीट कर देंगे 5-6 लाइनें जो फाइनली कहां तक पहुंचा। करंट एसेट बढ़ने से, टोटल एसेट्स बढ़ने से, इक्विटी बढ़ने से, रेशो नंबर 17 और 18 की बेस बढ़ने से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का आंसर डिक्रीज होता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद पेज के नीचे जगह है, इसके साथ
ये फिगर्स लिख लीजिए। ये EAL तो क्लियर है यार, ई क्या है? इक्विटी एसेट्स लायबिलिटीज। ठीक है जी, क्लियर है? किसी जगह कंफ्यूजन नोट कर लिया? चलिए सर पहले एक क्वेश्चन करें, जरा पेज नंबर 216 निकालना। पेज नंबर 216 बूम लिमिटेड से। तो इक्विटी इंक्रीज होने से, बेस बढ़ जाने से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी वाली रेशियोज में रिडक्शन आ रहा है। बहरहाल अभी थोड़ा सा आपको शायद 1 या 2 दिन मेरे साथ और बातें सुननी है, इससे पहले कि आप कुछ अपनी तरफ से फाइनल करने की कोशिश करें। बूम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। Following financial statements for the year ended 31st December 17 have been submitted to the Chief Executive Officer CEO. Year ended 31st December 17. Statement of profit loss, revenue, cost of sale, gross profit, operating expenses, finance cost, profit before tax, tax, profit after tax. ये चीजें याद है, मतलब ये सीक्वेंस याद है, होना चाहिए थोड़ा सा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में 3-4 चीजें बोलते हैं जो हो सकती हैं, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, प्री पेमेंट्स वगैरह वगैरह। शेयर कैपिटल, रिजर्व में 3-4 चीजें जो हो सकती हैं। नहीं सर जी, ना करना। प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रेशो नंबर 18, रेशो नंबर 18, पेज नंबर 179। मेरा ख्याल है कि वहां मैंने रिजर्व्स का एक ब्रेकअप बताया होना। शेयर कैपिटल समटाइम्स क्या होता है, मतलब शॉर्ट वर्ड्स बोले जाते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व व्हिच मींस इक्विटी। इसके नीचे ढूंढना लिखा होगा सारा। रेशियो नंबर 18 में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अब जो रिजर्व वर्ड है उसमें फिर सब कुछ कवर हो गया। हाँ, अगर शेयर कैपिटल अलग बताया हो, शेयर प्रीमियम अलग बताया हो, रिटेन्ड अर्निंग्स अलग बताई हो और रिजर्व वर्ड आ रहा हो, तो फिर अब रिजर्व में वो जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व टाइप चीज होगी, अगर बाकी चीजें अलग अलग है। लेकिन अगर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व वर्ड लिखा हुआ है, लिखा था मैंने एक ब्रेकअप बनाया था, उसमें मैं सब कुछ लिख दिया था मैंने। तो शेयर कैपिटल अगर लफ्ज है और बाकी सिर्फ रिजर्व वर्ड है, इसमें अब सब कुछ है अदर देन शेयर कैपिटल। और इन दोनों का प्लस करेंगे, आए वापस 4000 जमा 1000 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्विटी। और इक्विटी में क्या है, सब कुछ है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज है और करंट लायबिलिटीज, याद रहेगा प्लीज। देन वो कहता है ऑल्दो द परफॉर्मेंस ऑफ द बीएल हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर, the CEO wants to compare the result with other companies operating in the
स्पोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए ये रेशियोज कैलकुलेट करने के फिर दो मकासद। सबसे पहले आप अपनी ही कंपनी की परफॉर्मेंस, करंट ईयर की परफॉर्मेंस पिछले सालों से कंपेयर करके देखना चाहते होंगे, पिछले साल के मुकाबले में इस साल कैसी परफॉर्मेंस रही। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी इंटरेस्टेड होंगे कि हमारी इस साल की परफॉर्मेंस इस सेक्टर की, जिस सेक्टर में हम बिजनेस कर रहे हैं, उस सेक्टर की अदर कंपनीज की इसी साल की परफॉर्मेंस के मुकाबले में कैसी है। लेकिन ये कहना कि कोई बैंक जो है अपनी परफॉर्मेंस को किसी कार मैन्युफैक्चरर से कंपेयर कर रहा हो, या कोई कार मैन्युफैक्चरर किसी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर कर रही हो, तो ये तो कोई लॉजिकल कंपैरिजन नहीं है। क्या होना चाहिए? अपनी परफॉर्मेंस पिछले सालों के साथ, और सेकेंडली अपनी परफॉर्मेंस अपने ही सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज के साथ। तो ये जहन में रखते जरा दोबारा पढ़ें। कुछ क्लियर है मेरे मेरा? Although the performance of the BL has improved from the last year के मुकाबले में तो हमने इंप्रूव कर ली है, लेकिन सीईओ साहब क्या चाह रहे हैं कि अदर कंपनीज के साथ भी कंपैरिजन किया जाए, और इस के लिए उन्होंने क्या किया है, फॉलोइंग इंडस्ट्री डाटा आपको बता दिए। इंडस्ट्री डाटा, ये जीपी रेशो किसकी है? हमारी की नहीं है, इंडस्ट्री की है। और फिर डेफिनेटली फिर इंडस्ट्री की समटाइम्स एवरेजेस होती हैं। अब इंडस्ट्री में अगर बहुत सी कंपनीज हैं तो उन सब कंपनीज के रिजल्ट्स ले लिए, फिर आजकल के दौर में क्योंकि सारी अगर फिगर्स लिखी हो, एक्सेल की शीट हो, तो एक एवरेज भी निकल आती है। तो फिर आप एवरेज इंडस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है उससे फिर शायद हमारा कंपैरिजन होना चाहिए। तो इसलिए रिक्वायरमेंट 1 देखें जरा। अब हमने क्या करना, कंप्यूट किसकी रेशियोज? बीएल की रेशियो फॉर कंपैरिजन विद इंडस्ट्री। रेशियोज उसने बताई नहीं को कौन सी कैलकुलेट करनी है। क्या उसने बता दिया है कि कौन सी कैलकुलेट करनी है? सर वही करनी है जो ऊपर लिखी हुई है। तो गिवन तो है, हमने क्या करना है? ये किसकी गिवन है, हमने किसकी निकालनी है? इंडस्ट्री की गिवन है, और हमने यही रेशियोज कैलकुलेट करके अपनी कंपनी की, पहला स्टेप ये है कि कैलकुलेट कर देनी, कंप्यूट है। लेकिन फिर दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर ईच रेशियो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन फ्रॉम इंडस्ट्री। तो फिर हम कंपैरिजन करके रीजन सोचेंगे कि क्या वजह हो सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव हुई है या खराब हुई है। वेरिएशन मींस चेंज, तो पॉजिटिव चेंज अगर है या नेगेटिव चेंज है तो क्या वजह हो सकती है, फिर उसकी भी हमने हर रेशियो के बारे में एक एक रीजन देनी है। तो आज ये रिक्वायरमेंट 1 जहन में रखें, पहले कैलकुलेशन कर लें सर, आए करें। फार्मूला बताना अब आपका काम है, और उसे सॉल्व करना फिलहाल हमारा मिलजुल के काम है। रेशियोस, कंप्यूटेशन ऑफ रेशियोस। बिस्मिल्लाह पढ़े सर, फिर जहां जहां जरूरत पड़ेगी। पेज नंबर 159 आपने बताया था, तो उसी से पीछे 58 भी होगा, 57 भी होगा, मीन्स से जहां जरूरत पड़ेगी आते जाते रहेगी। अच्छा सॉरी 179। चले सर, पहला फार्मूला बताइए जी, कौन सा सॉल्व करें? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, डिफाइन फार्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट सेल्स इंटू 100। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं सारे? चलें बेटा हिम्मत करें जरा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द गेम। ढूंढना है डाटा 3500, बिल्कुल ठीक है, मत डरें। डिवाइडेड बाय 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर 16.67%। gross profit is 16.67% of sale। चलें आगे। चलें आगे सर, कौन सी रेशो?
नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये लिखा कहाँ हुआ है कि ये रेशियोज कैलकुलेट करनी? कंपैरिजन अगर इंडस्ट्री के साथ करना है तो क्या वही रेशियोज कैलकुलेट होनी चाहिए जो इंडस्ट्री की गिवन है? जी सर। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय, जी सॉल्व भी करना, लिखे करें। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। अब ये नेट प्रॉफिट से यहाँ क्या मुराद है? मेक इट सिंपल, मेक द थिंग सिंपल। ऐसे कि एग्जाम में नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो आपको लग रहा है वही होता है, बताएं क्या है? नहीं फिगर बोल दो, मेरे समझ आ रही है क्या बोल बोल। 805, ठीक है, ठीक है सर। 805 डिवाइड बाय 21,000, 3.83। जी नेट प्रॉफिट की परसेंट बेस्ड ऑन सेल, जी 3.83% ऑफ नेट सेल। नेट प्रॉफिट इज 3.83% ऑफ नेट सेल्स। क्या अगर 100 है, कॉस्ट वाले इनाम वर्ड्स बोल रहे हैं, कॉस्ट वाले नहीं कर सकते ये। नेट सेल अगर 100 है तो क्या 3.83 है? तो 97.96 पॉइंट समथिंग क्या है? सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है यार, सारे खर्चे हैं। सेल और नेट प्रॉफिट के दरमियान क्या क्या है? सारा कुछ ही है, सारे खर्चे 96 पॉइंट समथिंग, 16.67 देखा जरा, क्या 100 है? 16.67 के ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 83 पॉइंट समथिंग वो कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है। नंबर 3, करंट रेशियो, formula of current ratio is current assets divided by current liabilities divided by, sorry, current assets divided by current liabilities, sorry, current assets divided by current liabilities, now into 100 Mr. Baer, answer is in times। क्यों मेरा गलत करवाना, मैंने इतनी मुश्किल फार्मूले याद की। current assets are 1500, current liabilities are 1000, what is 1.5 times, बिल्कुल ठीक है। current assets are 1.5 times of current liabilities, higher the better, higher the better, ठीक है, करंट एसेट ज्यादा होना चाहिए। देन गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो, रेशियो नंबर 19, एक नजर रिवाइज करें। उसका ए बी 2 है, देख ले, देख के बता प्रेफरेबली मैं कौन सा कैलकुलेट करूं, देख ले, रिवाइज करें एक नजर रिवाइज, पेज नंबर 79, 179 आई थिंक, ए बी, नहीं फार्मूला तो ए बी पढ़ना है, क्या फार्मूले में फर्क है? एक इक्विटी के बेस पे है, एक कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे है, प्रेफरेबली। अच्छा वैसे इन चीजों का ना ये मतलब नहीं होता है कि अगर आप अदरवाइज कर लेंगे तो शायद वो गलत हो जाएगा, लेकिन आप एक सेकंड ना बोर्ड पे देखा जरा, शायद यहाँ से हमें ये भी अंदाजा होना चाहिए कि वो रेशो कौन कैलकुलेट कर रहा है। ये जरा ढूंढे अपना आंसर जरा कहीं, 50-50 जो दिया हुआ, एक सेकंड हिम्मत करें जरा, छोड़ दें लिखना। ये गेयरिंग रेशियो ने कहा 50-50, क्या समझ आया इससे आप? 50 रेशियो 50, नहीं 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 नहीं, वो छोड़ दें, वो छोड़ दें, वो बिल्कुल छोड़ दें। 50-50 क्या है? 50 इक्विटी है, 50 लायबिलिटी है, नहीं टोटल 100 है, सिंपल 50-50 है ये, 50 रेशियो 50। डेट्स और इक्विटी कंपेयर होता है, तो क्या मिल के 100 बन रहा है दोनों? तो सर फार्मूला बी है, फार्मूले ए में तो इक्विटी 100 नहीं है, 50-50 मिल के 100 बना हुआ है,
क्या ये कंपनी ठीक है? जरा इस एंगल से जाने देखें, क्या इस कंपनी के लोन ज्यादा है या इक्विटी ज्यादा है? तो बराबर है, जितनी इक्विटी होती है उतनी लोन है। अगर ये होता है ऐसे, नहीं नहीं नहीं, पहले डेट है फिर इक्विटी है, फॉर्मूला लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय है, पहले क्या है लोन है फिर इक्विटी है। 60-40 से मुराद क्या है? 60% लोन है, इट मींस हाईली गियर्ड है। उधर ही पहले रिवाइज करें सर, पेज वही रखें, छोड़ दें यहाँ, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। 60-40 मींस लायबिलिटी 60 है, हाईली गियर्ड। लो गियर्ड कब होती है? जब लायबिलिटीज कम हो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी 36-70, ठीक है, लो गियर्ड है। 30 क्या है? लोन्स, पहले लोन्स हैं फिर इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, इसका नाम पढ़े दूसरा वाला, डेट इक्विटी गियरिंग, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तब आ रहे हैं फार्मूला कैलकुलेट करो, बड़ा ठीक है, कम से कम प्रेफरेबल तो ठीक है ना। प्रेफरेबली कौन सा यूज करो? फार्मूला बोलो, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म, और इसमें फिर इंटू 100 भी है, परसेंटेज में आंसर। जी सर, आप डाटा सर्च करें, लॉन्ग टर्म लोन्स कहाँ होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज में, तो उसने अलहदा देने की बजाय नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई है। 3000 डिवाइडेड बाय इक्विटी पहले पूरी करवाएं, इक्विटी पहले पूरी करवाएं, 4000 प्लस 1000, ये मैंने सिर्फ अभी इक्विटी पूरी की है। इक्विटी का फार्मूला बोल दें, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इस तरह भी याद रखें। एक तो दोबारा बोलना, इक्विटी मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, बस अभी बेस में सिर्फ क्या है, इक्विटी आ गई, हाँ बस इक्विटी पूरी होगी, प्लस 3000 into 100, रेशियो नंबर 19 यार। क्या आंसर आया? क्या चीज किसका? 37.5%। लॉन्ग टर्म लोन्स आर 37.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। आप मुझे इसको वैसे लिखवा सकते हैं जैसे एग्जामिनर ने लिखा है, ये 50-50 जो लिखा है वैसे लिखवा सकते हैं मुझे। 37.5 रेशो 100 62.5 डेट इक्विटी। हिम्मत हिम्मत लिखे सब। $37.5 रेशो, ये 62.5 कहां से आ गया? 37.5% में व्हाट इज 100? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज 37.5? उसमें लॉन्ग टर्म लोन, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में लोन के अलावा भी कुछ होता है क्या? कैलकुलेटर पे लिखें 5000, 5000 क्या है? इक्विटी, डिवाइडेड बाय करें 8000, 8000 क्या है? देखें 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 देखें, 5000 जमा 3000, कैपिटल एम्प्लॉयड बना बना है, तो 5000 डिवाइड बाय 8000 0.625। लेकिन ये जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि 37.5 अगर आगे है तो बैलेंसिंग फिगर 100 में से माइनस करके आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। और फाइनली मेरा ख्याल है लो गियर्ड है कंपैरेटिवली, क्या लोन ज्यादा है कम है? इंडस्ट्री से कम है? सर कम है सर, लो गियर्ड है सर, इंडस्ट्री के 50-50 स्टोरी है, हमारी स्टोरी बनी है 37.5 रेशियो अगेंस्ट 62.5। बहरहाल अभी कमेंट्स की तरफ जाते हैं, अगले वर्ड्स ढूंढना। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, रिटर्न ऑन
नॉन करंट एसेट्स को पीछे जाए पेजेस पे और फार्मूला ढूंढे हैं सभी। ये मैंने उसी में रेशो नंबर 16 में आपको एक हाथ से नीचे बाद में लिखवाया होगा। असल में तो फार्मूला लिखा है रिटर्न ऑन एसेट्स, लेकिन उसकी सब डिवीजन बन सकती है। तो देख लो जरा, पेज नंबर होगा 178, देख लो देख। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। आज हम वापस फार्मूला लिखें पहले। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय एवरेज नॉन करंट एसेट्स। डेफिनेटली देखें, ये फार्मूला हम एग्जामिनर को सच दिखाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, उससे तो फिगर्स दिखानी है। मीन्स उससे मेरी बात का मतलब ये है कि फार्मूला लिखते ही भी ना हो कि हम बहुत से वर्ड्स लिख के टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमें पता होना चाहिए अगर हम कोई एब्रिविएशन यूज करें तो इसका मीनिंग क्या है, लेकिन ये मेरा ख्याल लिखना जरूरी होगा, वरना विदाउट फार्मूला शायद फिगर्स ढूंढना मुनासिब नहीं है। ये फिगर सामने हो कि मैंने ढूंढना क्या है, देन ही शायद ढूंढ पाएंगे। लिख लें, आगे इकट्ठे हो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिवाइड बाय, आइए डेटा ढूंढे, शुरू करें। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 805 के है, 805 के 11150 के 1150 के। ये बिफोर टैक्स। हमें कहाँ पहुंचना है, हमें शायद यहां पहुंचना है फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर। तो यकीन अब इसके दो तरीके हैं, कैलकुलेटर पर अपने दोनों तरीकों से करके फाइनल करें, लेकिन जो नॉर्मल है वो मैं बताता हूँ। 3500 लिखें, क्या है ये ग्रॉस प्रॉफिट में से 1900 माइनस करके इज इक्वल टू दबा दें 1600। समझ आ जाएगा, 1600 समझ आ जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही है। ऑल्टरनेटिवली 1150 लिखें कैलकुलेटर पे। ये क्या है 1150? प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो है, हमने क्या बनाना है, बिफोर इंटरेस्ट बनाना है। अब क्या करें, प्लस हो जाएगा वापस जाते हुए 450, रिवर्स वर्किंग। नॉर्मल वैसे ये तरीका है जो आपने अभी अडॉप्ट किया है। अक्सर शायद सेल वगैरह ना हो, तो अगर कभी रिवर्स जाना पड़े तो जा सकते हैं, और अगर 805 से रिवर्स जाना पड़े, एक सेकंड ये करके देखें। 805 लिखें और 1600 तक कैसे पहुंचेंगे, यहां से यहां पहुंचे, प्लस 345 और प्लस 450, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, बहरहाल इन एनी केस 1600 फाइनल आ जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, देन आ जाए एवरेज नॉन करंट एसेट्स की तलाश करें। 7500 तो किस ईयर की फिगर है, देख के जरा पता नहीं, 17 की है, तो एवरेज ही नहीं निकालना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ओपनिंग ही नहीं है, तो अगर ओपनिंग नहीं है तो 7500 डिवाइड बाय 2 कर लें, एज इट इज यही फिगर एवरेज के तौर पे आ जाएगी। तो एवरेज कब लेंगे, जब ओपनिंग होगा। कल था, कल सवाल नंबर 1 में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वर्किंग कर ली। अब यहाँ एवरेज अगर नहीं कर पाएंगे तो 7500 एज इट इज बिकम्स एवरेज। ठीक है, इनटू 100 21.33, बस 2 डिजिट्स को चले जाए। जी तलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नंबर 6 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेशो नंबर 19 की बड़ी बहस हुई है, फॉर्मूला देख के फिर फाइनल करें। रेशो नंबर 17, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड
करवा दे, फिलहाल करवा दे, मेरे ख्याल एक क्वेश्चन जरा और मेरे साथ पूरा करना। 1600 ठीक है, एक फिगर आ चुकी है ऑलरेडी। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताएं। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, अभी बात हो भी गई है शायद। एवरेज वंस अगेन क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि ओपनिंग नहीं है। देयरफॉर बोर्ड पे देखें, 4000 जमा 1000 5000 और प्लस 3000। मोहसिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मोहसिन साहब कह रहे हैं पेज नंबर 179 देखें, रेशो नंबर 17 में सारे जाएं, लास्ट कॉलम देखें। मोहसिन साहब कहते हैं कि सी तरीका भी तो है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सही कहते हैं मोहसिन साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन साहब। लेकिन बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट वर्किंग पॉसिबल है। स्ट्रेट वर्किंग कैसे पॉसिबल है? इक्विटी भी है, लोन्स भी हैं, प्लस कर लें, ना हो तो अल्टरनेटिव वे बोल दें, चले बात हुई है तो टोटल एसेट्स में से क्या निकाल दें तो इंशाल्लाह क्या आ जाएगा। लेकिन वो तभी जरूरत तभी करें अगर कोई आपको स्ट्रेट फिगर्स ना मिले। ठीक है, ठीक है सर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज की स्टोरी क्यों नहीं है? ओपनिंग नहीं है, तो 4000 प्लस 1000 इक्विटी बनी और प्लस 3000 डेफिनेटली। अब इसे आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं इनटू 100। फाइनल आंसर बता दो। 20%। क्या चीज किसका 20%? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट वन सर, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो नंबर 19। कल दोबारा जाएं, प्लीज जाएं, प्लीज जाएं, प्लीज जाएं, आए आए जाएं, जाएं आए जाएं आए आए जाएं एंड वाइस वर्सा। फॉर्मूला सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में कुछ है, लिख लें एक दफा। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। नॉन रिडीमेबल वाला क्यों? हाँ जी, रिडीमेबल वाला किस जगह लेस हो जाता है? फाइनेंशियल चार्जेस में आके। एवरेज इक्विटी इनटू 100। ठीक है, डेफिनेटली कुछ चीजें नहीं होती डाटा में, लेकिन पता सारी होनी चाहिए। अगर हो तो डेफिनेटली कंसिडर करनी है आपने। तो ये नहीं कर सकते हम कि फार्मूला थोड़ा सा याद कर लें, फार्मूला पूरा ही ज़हन में रखें, अकॉर्डिंगली जो चीज नहीं अगर है उसका फिर डिसीजन लें। जी सर, वर्किंग करवा दें, करें। फार्मूला लिखिए, स्टार्टिंग पॉइंट 805। प्रेफरेंस डिविडेंड के एंगल से स्टोरी शुरू कर दें। कोई प्रेफरेंस शेयर्स का जिक्र है? सर है, हम भी खामोशी से जीरो करके आगे बढ़ जाएंगे। एवरेज इक्विटी में आ जाए, ओपनिंग भी नहीं है, सिर्फ 4000 प्लस 1000। 4000 1000 बार बार प्लस करने की मेरी वजह आपको याद रखवाना है, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स 16.1%। ये फाइनल है सर। हाँ, जो असल काम होता है डेफिनेटली, एक तो चैलेंज ये है कि हम फॉर्मूलाज याद करके फिगर्स ढूंढ सकें। नेक्स्ट जो रियल चैलेंज है दैट इज कि कमेंट्स कैसे दें। फॉर ईच रेशियो गिव वन पॉसिबल रीजन। आपने बड़ा करना भी ये है कि आंसर जो आपने बनाया है और क्वेश्चन में जो रेशियोज पहले गिवन है, इनको देख के मेरे साथ कुछ जहनी तौर पे कुछ कमेंट्स फाइनल कर लेने हैं। बाकी फिर उसको हमें अगर लिखना भी है या पढ़ना भी है तो बात की बहस है। पहला काम क्या, अपना रजिस्टर
कंपेयर करें अपने रजिस्टर के, अब आंसर्स कंपेयर करें इंडस्ट्री के साथ। फिगर्स अब आगे हुई हैं, तो अब हमें अपने आंसर्स को कंपेयर करना है और कम से कम शॉर्ट वर्ड्स में ये सोच लेते हैं कि कहाँ इंप्रूवमेंट है और कहाँ प्रॉब्लम है। रेडी? रेडी है सर? या आप इस तरह करें, अपना आंसर रजिस्टर में रख लें। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे कर दिया। जी सर, आपका आंसर है 16 पॉइंट और इंडस्ट्री में हमारी प्रॉब्लम है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम। विद डेफिनेटली नहीं, मतलब ये अंग्रेजी बुलाते हैं नहीं, मतलब सिर्फ ये मतलब अब हमने नहीं, वो हमने असल में रीजन देनी है कि क्या वजह हो सकती है। तो अभी बहुत सी वजह है, अभी इंशाल्लाह बात करते हैं, बट डेफिनेटली वी शुड बी इम्प्रूव, ये आपकी बात गलत नहीं। देन बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो देखें। देखिए अब ये सरप्राइजिंग न्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो नेट प्रॉफिट कम होना, शायद अगर ये होता कि ग्रॉस प्रॉफिट कम है और नेट प्रॉफिट ज्यादा है तो ये ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज होती, लेकिन ये शायद अब नॉर्मल थी। आगे तो मैं अभी सिर्फ एक एक वर्ड बोल रहा हूं। हमारी करंट रेशियो भी खराब है। खराब है सर, नॉर्म से तो काफी पीछे है, 2 याद है 2-1, और इंडस्ट्री से भी बहुत दूर है। इंडस्ट्री से तो बहुत दूर है, नॉर्म से भी काफी पीछे है। पे कर सकते नहीं, नेक्स्ट 12 मंथ्स में ऑब्लिगेशन पे कर देंगे हम 1.5, वो ठीक है, लेकिन बस उतना सेफ नहीं है जितना होना चाहिए। 1 रुपए के अगेंस्ट 1.5 अवेलेबल है, लेकिन सेफ नहीं है, बट ठीक है गुजारा है, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, गुजारा है ये, ठीक है भाई ने सीखा। गियरिंग रेशियो सर हमारी अच्छी है, अच्छी है हमारी अच्छी है, हमारे लोन्स कम है। इंडस्ट्री वाले ज्यादा लोन लेके शायद बिजनेस कर रहे हैं, आप शायद अपने पैसों से ही लगे, ठीक है, कम से कम बोझ कम है। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट भी हमारा कम होना शायद इसलिए सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। रेशियो नंबर 2 देखें, अगर हमारी नेट प्रॉफिट ही कम है, तो अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो फिर रिटर्न ऑन कैपिटल भी तो प्रॉफिट की बेस पे ही है। हमारा अगर प्रॉफिट कम है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होना शायद नॉर्मल था। समझ आती बात? एंड सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारी, बल्कि सॉरी रिटर्न ऑन एसेट्स भी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी, और फाइनली रिटर्न ऑन, अब ये जो तीनों रिटर्न वाले ये प्रॉफिट से लिंक्ड है, तो हमारा क्योंकि प्रॉफिट कम है तो शायद ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। लेकिन अब हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि इसकी रीजंस क्या है। तो रीजन यकीनन एग्जामिनर ने एक पूछी है, लेकिन हम जरा ज्यादा इसलिए पढ़ेंगे ताकि शायद इतनी सारी पढ़ के एग्जाम में कोई एक याद रह जाए। नहीं नॉलेज नहीं, फिलहाल एग्जाम के लिए, और नॉलेज के लिए इंशाल्लाह जिंदगी पढ़ेगी। फिलहाल अपना नॉलेज हम बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन एग्जाम तक। अब एग्जाम हॉल में 5 में से कोई एक याद आ जाए तो ये भी काफी होता है, लेकिन अगर एक ही पढ़ा हो तो उसके याद रहने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक नहीं, 50 अगर है तो ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल के अपने डायनेमिक्स हैं, वहां इंसान जरा ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है, तो यहाँ जरा इंजॉयमेंट कम है, तो कॉन्सेप्ट के लिए जरा काफी कुछ मिलता नजर आएगा। तो वंस अगेन मैं अभी आज भी चाहूंगा कि हम पूरा डिटेल में पढ़ें, लेकिन आज से फिर ये भी चाहूंगा कि जो आज पढ़ेंगे इनको कुछ ना कुछ हम लिखने की भी अब कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम क्या करने लगे हैं, पेज नंबर आ जाए 217। ये जो हमने रेशियोज अब देखी हैं, इनकी वेरिएशंस की रीजंस पढ़नी है। और डेफिनेटली ये मैं नहीं कह रहा कि यहाँ जो इतने सारे लिखे हैं ये हमने पेपर में लिखने हैं। अगर उसने कहा 1 रीजन या 2 रीजन, तो हमें अपने आप को वही रोकना है ताकि बाकी जो टाइम बचे वो बाकी सवालों को लगा जाए। लेकिन पढ़ ज्यादा क्यों ना हो, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और कम से कम कुछ याद रहना पॉसिबल हो जाए। रेडी है सर? तो फिलहाल हमारा मकसद होगा जितना लिखा हुआ है उसे लॉजिकली अंडरस्टैंड किया जाए।
आए इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो पहले वर्ड्स आ गए लोअर देन इंडस्ट्री, ये आप जरा ढूंढते रहिएगा क्या हमारा लोअर देन इंडस्ट्री। अब इसकी रीजन, अच्छा अब इसकी रीजन जरा दोबारा पिछले पेज पे जाए, हमें कुछ नहीं बताया हुआ, हमसे तो पूछा हुआ रीजन, पॉसिबल रीजंस, तो अब हम ये सोचेंगे शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम कंफर्म कब होंगे? जब कोई डाटा सामने होगा, बिजनेस का डाटा होगा, हो सकता है इनमें से कुछ चीजें कंपनी पे ना हो, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो होगा पॉसिबल रीजंस के एंगल से क्या क्या हो सकता है। आज शायद हम ये क्वेश्चन अलाउ कर सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये फिर मैं रिक्वेस्ट कर दूं पहले 5 पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर ठीक है। लेकिन अब ये अलाउ तो हो गया, लेकिन प्लीज आई होप कि आप ये जो बातें करेंगे सर ये भी हो सकता है, ये अकाउंटिंग के डोमेन के अंदर अंदर होगा, बाकी सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉजिकली प्लीज अकाउंटेंट मत करो। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है मेरा ख्याल है, पहली लाइन आप पिछले पेज पे, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? जो चीजें बना के बेचता है। तो अब नंबर 1 देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जेन में रखते हुए आपके जेन में सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है और ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम है, तो नंबर 1 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट हाई प्राइसेस एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो ज्यादा अच्छी नेगोशिएशन कर लेते हैं और हम शायद नेगोशिएशन में पीछे रह जाते हैं। हमारे कंपेटिटर शायद ज्यादा स्टॉक बल्क में उठा लेते हैं और देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं। हमारे पास शायद वेयर हाउस छोटा है, हम इकट्ठी चीजें नहीं रख पाते हैं, देयरफॉर हम बल्क डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को अवेल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहली रीजन क्या हो सकती है कि हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में प्राइसेस ज्यादा है, रॉ मटेरियल महंगा है, देयरफॉर अगर फर्ज करें हम उसी प्राइस पे भी बेच रहे हैं जिस पे कंपेटिटर बेच रहे हैं, तो इवन देन हमारा प्रॉफिट कम होना ही है। हजम होती बात? अब ये बात सिर्फ यहाँ परचेजेस के एंगल से हुई है, ये भी हो सकता है कि हमारे अदर एक्सपेंसेस, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, बिल ज्यादा आते हैं, हम एफिशिएंटली अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे नहीं ठीक वहाँ ये भी हो सकता है, हम अपने यूनिट्स को बनाने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, कंपेटिटर्स जल्दी बना लेते हैं, उनके एम्प्लॉय स्किल्ड हैं, वो कम टाइम में ज्यादा हम एफिशिएंटली काम करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे कि वो मोबाइल ऑफ करके काम करें, जिस समय कन्विंस ही नहीं कर पा रहा कि क्लास में मोबाइल ऑन करके पढ़ा जाए, तो हो सकता है हम कन्विंस ना कर पाए। तो ये बहुत सी रीजन हो सकती हैं, लेकिन किसके अंदर अंदर रहना है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि हम डिसीजन ले रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहली बात आप देख लें, क्लियर है? पहली बात क्लियर है सर? अब इनमें डेफिनेटली पढ़ते पढ़ते अगर कोई की वर्ड अंडरलाइन कर लिया जाए, हायर प्राइसेस रॉ मटेरियल, ताकि जब भी कभी रिवीजन करें तो जस्ट इन्हीं वर्ड्स को ज़हन में रख के सेंटेंस अपना बनाना है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन एज कंपेयर्ड टू कंपेटिटर्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमिक्स क्योंकि अब होगी एग्जाम, तो मेरी बातें जरा गौर से सुनिएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग बेटा कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लें, तो प्रोडक्शन बढ़ा लेने से हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जा सकता है। क्या कम हो जाए तो क्या बढ़ सकता है? लेकिन जो मैंने बात आपके सामने कर दी है, क्यों कम हो जाती है? नहीं एक मिनट, असल में कुछ बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट होती हैं
और कुछ फिक्स्ड होते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप में से कुछ लोग, हो सकता है कॉस्ट पढ़ रहे हैं, हो सकता है ना पढ़ रहे हो, लेकिन जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं वो करने को जुल्म ना कीजिएगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा। वेरिएबल कॉस्ट की एक एग्जांपल, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। फैक्ट्री की बेटा बातें होनी, चीजों को बनाने का खर्चा। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स गुड्स बन रही हैं, अब स्पोर्ट्स गुड्स में फॉर एग्जांपल फुटबॉल्स बनाए जा रहे हैं, फुटबॉल्स को बनाने में लेदर रॉ मटेरियल है, जो एम्प्लॉइज बना रहे हैं वो लेबर है, जिस रूम में वो बैठ के बना रहे हैं बिजली इस्तेमाल हो रही है वो ओवरहेड्स। डन सर, सारे डन है। फिक्स की कोई एग्जांपल, रेंट, फैक्ट्री के रेंट पे है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, बस काफी। फॉर एग्जांपल एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपए, और आपकी ये जो फिक्स कॉस्ट है ये 1 लाख पर यूनिट, नहीं टोटल फिक्स कॉस्ट। फर्ज करें आपने 10,000 यूनिट्स बनाए, प्रोडक्शन आपकी 10,000 यूनिट्स, सब ओके है? खास तौर पे जो हजरात कॉस्ट नहीं पढ़ रहे बता देंगे जरा कौन कौन नहीं पढ़ा? नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, जरा मुझे आइडिया है, आप लोगों से खास तौर पूछ रहा हूँ। 10,000 यूनिट्स को बनाने का अब आपने खर्चा मुझे बताना, क्या 10,000 यूनिट्स पे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लगेंगे? सर लगेंगे सर। अगर मैं जरा 20 कर दूं तो 2 लाख रुपया वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। क्या फिक्स कॉस्ट भी है? उसका मैंने पहले ही आपको टोटल बताया, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3 लाख। 3 लाख इज टोटल कॉस्ट विच इज सम ऑफ व्हाट एंड व्हाट, वेरिएबल एंड फिक्स, वेरिएबल एंड फिक्स। डन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 10,000 यूनिट्स बने और इनको बनाने में टोटल खर्चा 3 लाख है, और इसका मुझे पर यूनिट बता दूंगा, पर यूनिट खर्चा क्या, तो कैसे बता देंगे आप? 3 लाख डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 30 रुपीज, 30 रुपीज पर यूनिट। एनी कंफ्यूजन? अब फर्ज करें आप अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन को बढ़ा के 15,000 ले गए, क्या बढ़ा दिया आपने? प्रोडक्शन बढ़ा दिया, कॉस्ट बढ़ेगी डेफिनेटली। 15 यूनिट्स अगर बनाए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, पर यूनिट 20, ये हो गया 3 लाख। फिक्स कॉस्ट भी बढ़ के हो जाएगी, जो रेंट वगैरह है, मशीनरी सी डेप्रिसिएशन है, ये सेम रहेगी। क्या लिखूं? 1 लाख। टोटल खर्चा बढ़ा, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे टोटल खर्चा बढ़ेगा, सोच लें, लेकिन किसके बढ़ने की वजह से टोटल खर्चा बढ़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से टोटल खर्चा बढ़ेगा। अदर कैलकुलेटर पकड़ना। इस केस में 4 लाख डिवाइड बाय क्या करूं, 15,000 करूं, क्या आंसर आया? 26.67 पर यूनिट। क्या हुआ ये, क्या हुआ सर, क्या हुआ? हाँ जी, फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स पे एलोकेट होने की वजह, ठीक है। क्या वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी अगर बढ़ा लिया जाए, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी मींस यूनिट्स, क्या अगर ज्यादा यूनिट्स बना के बेचे जा सकते हो तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है? अब यकीनन आप जैसे नेक लोग साथ ही ये कहेंगे सॉरी, कि अगर पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई है तो हम सेल प्राइस भी अकॉर्डिंगली कम कर लेंगे। आप जैसे लोग तो इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि अगर कॉस्ट कम हो गई है तो बनता नहीं है
कि हम सेल प्राइस वहीं की वहीं रखें, लेकिन मेरे जैसे लोग जो सके दुनिया मौजूद है, सेल प्राइस को हरगिज कम नहीं करेंगे, और पर यूनिट कॉस्ट अगर कम कर लेंगे ज्यादा एक्टिविटी की वजह से, तो क्या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे सर? पहले 1 रुपया फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए पे बेचते थे हम, तो पहले 1 रुपया हमें 10 रुपए बचा रहा था, लेकिन अगर हम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अब 1 यूनिट हमें तकरीबन 13.33 रुपीस बचा रहा है। तो क्या हो जाने से क्या हो जाता है? प्रोडक्शन बढ़ जाने से, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाने से प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। आप ये लिख लीजिएगा, लेकिन एक सेकंड जरा अपना सेंटेंस फाइनल करें जो पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे वहां? इनएबिलिटी लिखा हुआ है, हमारा तो जीपी कम है, तो क्या लिखा वर्ड? इनएबिलिटी टू obtain economies of scale as compared with competitors। क्या मतलब? हो सकता है कंपेटिटर्स ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के क्या कर लिया, कॉस्ट पर यूनिट कम कर लिया और अपने प्रॉफिट्स मार्जिन्स बढ़ा ली हो, लेकिन हम शायद ज्यादा यूनिट्स बेचने की पोजीशन में ही नहीं है। अच्छा, क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि यूनिट्स बनाई जाए चाहे ना ही बिकने हो? इसका ये भी मतलब नहीं है। हम अपनी प्रोडक्शन कब बढ़ा पाएंगे? जब हमारी प्रोडक्ट की डिमांड हो। तो डिमांड बढ़ाएंगे तो फिर अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, वरना ये भी नहीं कि चीजें बना के स्टोर रूम में रखी जा रही हैं, चीजें बनाई जा रहे हैं, स्टोर रूम बैंड पे ले ही जा रहे हैं, एक और इतनी सारी चीजों का करना क्या है? अगर पड़ी हुई चीजें खराब होने का भी खतरा है, डैमेज होने का भी खतरा है, इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा खर्चे हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी हम कब सही अचीव कर पाएंगे? अगर अल्टीमेटली वो चीजें बिकती भी हैं। तो हम शायद किस पोजीशन में नहीं है, फाइंडिंग इनएबिलिटी से शुरू करें, हम किस पोजीशन में नहीं है शायद कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें, क्योंकि शायद हम बेच ही नहीं पाते। अगर फर्ज करें आपकी डिमांड ज्यादा है तो फिर तो हम बढ़ा लेंगे। तो हम क्यों इकोनॉमीज ऑफ स्केल शायद अचीव नहीं कर सके? क्योंकि हमारी प्रोडक्शन की शायद डिमांड नहीं है, देयरफॉर हम शायद प्रोडक्शन बढ़ा के इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस पर यूनिट कॉस्ट कम करने की पोजीशन में नहीं है, और हमारे कंपेटिटर्स इस काम में बहुत आगे हैं, देयरफॉर उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गए। बात क्लियर है सबको? तो समझ आ गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या मतलब? इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर एक शॉर्ट सेंटेंस लिखा जा सके इसके साथ, हाँ जी ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं, इंक्रीज द प्रोडक्शन, पहले ये लिख लें, बाद में फिर वो एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे रहेगा, वहां लिख लीजिए, increase the production to decrease per unit total cost, increase the production to decrease per unit total cost। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ा क्लियर? बाकी ये जो मैंने लिखा था ये नोट कर लिया सेंटेंस, ये जो मैंने थोड़ी स्टोरी लिखी थी, अगर ना आ सके तो पेज नंबर 28 पे जगह है, तो हेडिंग बना के, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नहीं, प्रोडक्शन को जो बना रहे हैं चीजें, अगर जो लिस्ट पे हम सेव कर रहे हैं उससे प्राइस बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट्स कंपैटिबल ही नहीं है तो सेल और कम हो जाएगी। हम सेल प्राइस बढ़ा सकते हैं, ये भी अब कहां से पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? बल्कि हो सकता है हमें अपनी कम करनी पड़ी। ठीक है, नहीं सीजनल अगर हमारी है तो हमारी इंडस्ट्री में बाकी लोगों की भी तो सीजनल ही होगी। अगर हम आइसक्रीमें बेच रहे हैं तो कंपैरिजन किससे करेंगे? आइसक्रीम बेचने वाली कंपनी से। तो फिर सबका सीजनल होना चाहिए। नहीं, आपकी बात ठीक है कि हम सेल प्राइस बढ़ा लें, लेकिन सेल प्राइस कब बढ़ा सकेंगे आप? बेहतर सोल्यूशन वैसे आपके नजदीक क्या है? क्या किसी तरह वॉल्यूम ना बढ़ा लें? नहीं, किसी तरह वॉल्यूम ना बढ़ा लें, प्राइस थोड़ी सी कम करके ज्यादा लोगों तक ना पहुंच जाए, उससे क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मतलब पर यूनिट्स प्रॉफिट शायद कम हो जाएगा, लेकिन फर्ज करें आप 20,000 यूनिट अब बेच लेंगे, पहले 10 बेचते थे, तो ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा।
क्या बेहतर है, क्या ख्याल है? क्या ज्यादा प्राइस रख के कम यूनिट्स बेचें? ये लिखते हुए सोचें जरा, अपना बिजनेस समझें। नहीं, एक सिचुएशन है कि हम अपनी प्राइस और बढ़ा लें, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लें, लेकिन उसका रिस्क क्या है? सब लोग नहीं खरीद पाएंगे, कुछ सिलेक्टेड से लोग खरीद पाएंगे, वॉल्यूम शायद कम हो जाए। ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? सेल प्राइस कम कर दें ताकि वॉल्यूम समझेंगे, सेल प्राइस कम कर दें, मैक्सिमम लोगों की रीच में आ जाए, ज्यादा पब्लिक की रीच में आ जाए, और देयरफॉर वॉल्यूम बढ़ा लें। सजेशन दें लिखते हुए, लिख के पहले। ओपन एंड बीएम, अच्छा ओपन एंड, वही कंपेटिटर्स, ठीक है। ओपोनेंट्स, मैं क्या पता नहीं बीएम की कोई टर्मिनोलॉजी महसूस हुई थी, एक ओपन एंडेड शायद, ओपोनेंट से सस्ती कर लें, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, प्राइस कम कर लें। तो पहले आप जब बिल्कुल क्लीन स्लेट आप लोगों की, नेक लोग हैं आप, तो पहले इसका फाइनल करना, बाकी में मैं 2 नंबर बताता हूँ। सेल बढ़ा लें, सेल बढ़ा, ज्यादा यूनिट्स बेच लें। एक यूनिट अगर कम भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा तो ज्यादा बेचने से प्रॉफिट ओवरऑल बढ़ जाएगा। एक है 10,000 यूनिट्स बेचें और 10 रुपया प्रॉफिट कमाएं तो 1 लाख कमा लें। एक है कि प्रॉफिट 7 रुपए कर दें और 20,000 यूनिट्स बेच लें तो 20,000 इंटू 7, 1,40,000 कमा लें। ये बात कर रहा हूं। प्राइस ज्यादा रख के आप लोग जनरल पब्लिक की रेंज से बाहर निकल जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी ऑप्शन, प्राइस कम करके लोगों की रीच में आ जाए, मैक्सिमम लोगों की रीच में आ जाए, और वॉल्यूम बढ़ा के ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा लें। ये मतलब 2 बातें कर रहा हूं। बाकी ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट ही ना कर रहा हूं, बात आगे बढ़ जाता है थोड़ी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? नहीं तो लगे ना, ठीक है, देखी जाएगी। आप फिर क्या करें, अपनी क्वालिटी अच्छी करना, आप क्वालिटी बढ़ाते रहें। जी जी, पॉसिबिलिटीज काफी सारी जी, डेफिनेटली अब ये भी प्रॉब्लम है। ये आपको मेरी तरफ से कहां से आवाज आई? ये तो वैसे ही अलाउड नहीं सर, मोनोपोली के अगेंस्ट तो लॉ है, फिर आपने फाइनल में पढ़ना भी है। ऐसे सीपी आ जाता है बीच में, इन्वॉल्व हो जाता है, पेनल्टीज डाल देता है। मोनोपोली, मिल जुल जाएं, शुगर इंडस्ट्रीज मिल गई और सब एक जैसी प्राइस रखते हैं, देखी जाएगी। लेकिन ये बेसिक नेसेसिटी में शायद हो सकता है, मोबाइल की तो बेसिक नेसेसिटी है। सोच लो, फर्ज करें खुदा ना खासा घर में चीनी खत्म हो जाए, आप चाय पी रहे हैं, रात हुई है, चीनी नहीं है, आप आराम से पी लेंगे। लेकिन अगर रात को नेट ना आ रहा, सोच लो। नींद का तो पहले ही प्लान नहीं था। चाय पी लेंगे, मेरा गुमान ये चाय पी लेंगे, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अगले दफा ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि चाय चीनी वाली अगर हो साथ मोबाइल हो तो उसका शायद अदर ही मजा है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई आपको चूज करना पड़ जाए, अम्मी कहते हैं या चीनी या मोबाइल, तो ये तो मेरा ख्याल डिसीजन ही ना हुआ। ये तो अंडरस्टूड बात, अम्मी को पता, अम्मी कंपैरिजन ही मुनासिब नहीं हुआ, मतलब इलॉजिकल कंपैरिजन, इसमें कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं, सीधी सी बात। क्यों जी? ठीक है सर, लेकिन अभी थोड़ी सी बात रहती है, वैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल सब हजम हो गया कुछ, लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनकी आप प्राइस कम अगर करेंगे तो लोगों की नजर से उनकी कदर खत्म हो जाती है। ये मेरी बात ठंडे दिल से सोचिएगा। फर्ज करें KFC का बर्गर 100 रुपए का हो जाए, नहीं मेरी बात ठंडे दिल से सोचिएगा जरा, तो ठीक है 2-3 दिन तो शायद लेने लग जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो लोग, हाँ जी, वो लोग जो द रेगुलर कस्टमर है, जिनके लिए प्राइस मैटर ही नहीं करती, उनका वो मेजर कस्टमर है। आपने तो महीने बाद, मेरे जैसे ने तो महीने में 100 रुपए जमा करके पहुंचना है, फिर अगले महीने भी 100 जमा करूंगा तो पहुंचूंगा, तो वो प्राइस कम क्यों नहीं कर देते?
कभी सोचे इस एंगल से? उनकी वो क्लास जो असल उनकी क्लास है, वो आके आके कहेगी ये इन लोगों के साथ नहीं। असल इशू ये है सर, वो प्राइस ऐसी रखते हैं कि मेरे जैसे ना पहुंच सके, और अगर पहुंचे भी तो कभी आइसोलेट, कभी कभी रोज अगर मेरे जैसे नजर आना शुरू होते हैं तो उनकी ये क्या बात है, ये क्या मजाक है यहाँ? तो समटाइम्स आप ये भी नहीं कर सकते। गाड़ी साइकिल की कीमत में कर दें, सबके पास ही आ गई, तो उसे देख के तो हमारी आंखें खुली खुली रह जाती हैं यार, वो वैसे ही हर जगह नजर आ रही, खुद भी है, वो स्टोरी वैसे ही होना चाहिए। होंडा 70 तो 20 साल से एक ही है और आज 90,000 4 साल पहले नहीं, लेकिन अब वो शायद एक आम पब्लिक ही बनी हुई है। लेट्स 90,000 की होंडा हो जाए, सिटी हो जाए, सारे सिटी में फिर रहे हैं। आज कभी भी होंडा देख के आपका दिल ललचाए, काश मेरे पास भी होंडा सिटी 70 हो, नहीं हो, क्यों नहीं हो रहा? वो नजर आ रही, हर जगह नजर आ रही। लेकिन वो एक दौर सोचे ना जब लोगों के पास बाइक साइकिल होती थी, उस वक्त उसकी वर्थ ही है। तो समटाइम्स ये भी होता है कि आप प्राइस को खर्च से कम कर देंगे तो आपका मेजर कस्टमर खराब हो जाएगा। फिर उसकी सॉर्ट ऑफ देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपए का KFC का बर्गर भी और आम बर्गर भी, यार ये बर्गर्स हैं ये, आज तो क्या लगता है पता नहीं उसमें क्या होगा। वो एक अलग इशू, खाने के बाद शायद नेट इफेक्ट बहुत मजा आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने एग्जैजरेट कर दी कुछ ज्यादा। बर्गर्स खा के, पिज्जे खा के, मेरा ख्याल है एंड में माँ जी के हाथ का खाना अगर ना खाए तो मजा नहीं आता सही। लेकिन ये शायद मेरे जैसे पुराने लोगों की बात है, बंदा दूसरा बर्गर खा ले। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बर्गर से मेरा नहीं ख्याल भूख मिटती है सही, मजा तो काफी आ जाता है जेब से भी और इधर उधर से भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे माँ जी है सर, क्या हाल है? आज ये नंबर 3 है, सब कुछ खाएं सर, लेकिन इसे अपना कोई स्टेटस सिंबल, अब मैं क्या हो सकता है वो, नहीं अपलोड, वो क्या होता है, स्टेटस अपलोड हो रहा है, होता है, ये क्या है? जो गरीब आदमी बेचारा नहीं जा सकता मेरी तरह का, वो भी देख लिया कितना खुश नसीब, कहाँ बैठे। सब करें लेकिन ये ना करें, बस मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, सब कुछ अल्लाह ताला आपको सब कुछ नसीब करे, लेकिन मेरे ख्याल है ये ज्यादती है, ये जो फेसबुक पे हो रहा है ये मेरा ख्याल मुनासिब, जो सा मर्जी ब्रांड पहने अल्लाह ताला को और दे ब्रांड, लेकिन ये जो इस तरह की हरकतें होगी, कम से कम मेरा ख्याल आप अभी इतनी बात हो गई है, कम से कम ये फाइनल है कि ये नहीं होना चाहिए। आज नंबर 3 जी डियर, नंबर 3 क्या पढ़ रहे हैं हम? थोड़ा प्लीज प्लीज 10 मिनट है। हम पढ़ रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा लो हो गया इंडस्ट्री से। पहली वजह क्या हो सकती है, जल्दी बोल दें। रॉ मटेरियल हमने महंगा खरीदा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम अचीव नहीं कर पाए। नंबर 3 ठंडे दिल से पढ़े, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंसीज। ये सॉरी दोबारा बुलेट लग गई है साथ, ये एक ही सेंटेंस है, ये जरा बुलेट काट देनी चाहिए। ये थर्ड बुलेट ही है जो नेक्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, थर्ड लाइन ही पूरी फोर्थ लाइन में जाकर गई है। इनएफिशिएंसीज का बड़ा मीनिंग हो सकता है, जरा रॉ मटेरियल से शुरू करें। हमारी रॉ मटेरियल की वेस्टेज, हम जरा रॉ मटेरियल को ज्यादा वेस्ट कर देते हैं कंपैरेटिवली अपने कंपेटिटर से। मसलन फॉर एग्जांपल मैंने अभी फुटबॉल की बात की थी, लेदर कटता है, जिस तरह जब कमीज अगर आपको शर्ट वगैरह सिलवाते होंगे तो कपड़ा भी काटा जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो वेस्ट होना ही है, लेकिन कितना का वेस्ट होना चाहिए जो नॉर्मल है, जो होना चाहिए। लेकिन अगर आप इनएफिशिएंसी ध्यान ही नहीं है, कैंचियां चली जा रही हैं, ठीक है, पंगे इधर भी हैं उधर भी हैं, ठीक है, फिर एम्प्लॉइज का ध्यान ही नहीं काम में, या इंसेंटिव नहीं दे रहे आप। समटाइम्स वी नीड इंसेंटिव्स इन लाइफ ताकि हम एफिशिएंटली काम कर सकें। हमारे कंपेटिटर्स हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लगाया हुआ है कि जिस पर्सन का की वेस्टेज पर यूनिट सबसे कम होगी उसे सपोज हम प्राइस देंगे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, फर्क पड़ता है समटाइम्स। हाँ, फिर ये भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉई एक यूनिट को 1 घंटे की बजाय 45 मिनट्स में मिलाएगा उसे भी इंसेंटिव देंगे। तो शायद लोग ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। इससे भी क्या हो रहा है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है और देयरफॉर हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो रहा है। तो क्या ये हो रहा है, ये हो सकता है, हो सकता है, हमें नहीं पता, हो सकता है यहाँ ना हो रहा हो। ये हमने कोई पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं, पॉसिबल रीजंस बता रहे हैं।
हम ये नहीं कह सकते कि इस कंपनी में क्या क्या ये गलत हो रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ ये हो रहा है? वो तो हमें उस कंपनी में जाना पड़ेगा, वो तो उस कंपनी में जाना पड़ेगा या डाटा से पता चलेगा। बात क्लियर? लास्ट वन, डिलिबरेटली कीपिंग सेल प्राइस लोअर टू इंक्रीज, ब्रैकेट में लिखें, मार्केट बेस, मार्केट शेयर। एक ये भी वजह हो सकती है कि हमारी कंपनी नहीं है, हमारी भी नई कंपनी है, हमने जानबूझ के अपनी सेल प्राइस वक्ती तौर पे कम रखी हुई है ताकि हमारा मार्केट शेयर का मतलब होता है हमारे कस्टमर्स बढ़ जाएं, और जब बढ़ जाएंगे, वंस हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एडिक्ट कर देंगे, फिर इंशाल्लाह एक दफा हम नहीं बढ़ेंगे। पहले उन्हें आदी बना दें, सस्ता दे दे के आदी बना लें, उसके बाद फिर लोगों को ये रियलाइज करवा देंगे एडवर्टीजमेंट कर करके कि अगर हमारी प्रोडक्ट ना हुई तो उस जिंदगी का कोई फायदा। ऐसे होता है सर? फिलहाल जानबूझ के प्राइसेस कम रखी हुई हैं, और इंशाल्लाह कब बढ़ा लेंगे जब लोगों का ये ख्याल हो जाएगा कि इसके बगैर जिंदगी का कोई फायदा नहीं, अगर मैं इसके बगैर दुनिया से चला गया तो फरिश्तों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ऐसे ही हो रहा है। तो पहले क्या करें, प्राइसेस थोड़ी रखें, आहिस्ता आहिस्ता क्या करें, जहनों में घुस जाएं, खिला के जहनों में चले जाएं, और जहनी तौर पे ये हम एक्सेप्ट करवा देंगे लोगों को कि हमारी प्रोडक्ट्स के बगैर जिंदगी नहीं। तो क्या ये हो गया है या हो सकता है? ये भी हो सकता है। एनी कंफ्यूजन फाइनली? सॉरी, मैं एग्जांपल्स में कभी इधर चला जाता हूँ, कभी इधर चला जाता हूँ। मैं हरगिज आपके खाने पीने पे कोई कदगन नहीं लगाना चाह रहा, या लग रहा आपको? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मेरे साथ लेके देखिए, ये भी नहीं कह रहा एंजॉय सिर्फ ये स्टेटस वाली बात मैंने की, इसके अलावा मेरे कोई इतराज नहीं। जी सर, नंबर 2 सर, नंबर टू कंपैरिजन करते रहे। नेट प्रॉफिट देख लें पहले दोबारा, हमारा कितना है, हमारा कितना है, लोगों का कितना है, लोअर है, आगे पढ़े। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जरा डिफिकल्ट वर्किंग्स आ रही हैं। लोअर देन इंडस्ट्री, पहले तो ब्रैकेट में लिखा हुआ मेनली ड्यू टू, इसको सोचना जरा। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम है तो फर्ज करें हमारे एडमन सेलिंग एक्सपेंसेस सेम है एज कंपेयर्ड विद कंपेटिटर्स, बिल्कुल सेम है। क्या कम है? ग्रॉस प्रॉफिट कम है, एडमन सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे सेम है, इवन देन नेट प्रॉफिट कम ही होगा। क्यों? तो पहली मेन रीजन तो वो है, इट मींस सेल प्राइस कम होना, प्रोडक्शन कॉस्ट का ज्यादा होना, ये तो एज इट इज नीचे भी एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन अब हम जरा ज्यादा फोकस कर लेते हैं किस जगह से किस जगह पे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद से नेट प्रॉफिट के दरमियान। क्या इधर भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाँ, जरा इसको ध्यान में रखते हैं। तो हम किसके दरमियान अब हैं? ग्रॉस और नेट के दरमियान। कोई दो फिगर जरा ध्यान में बोल दें कौन कौन सी हो सकती हैं। अदर इनकम ठीक है चलो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सवाल एडमन सेलिंग है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंस कॉस्ट है, टैक्स है। ठीक है, आ जाओ वापस। BL's gross profit margin is 6.83% लोअर देन इंडस्ट्री। ये जो फिगर्स आएंगी मेरा ख्याल है कि शायद सारी ब्रैकेट्स में सॉल्व हुई होंगी, लेकिन आपने एक एक फिगर ढूंढनी है, वरना ऐसा लगेगा पता नहीं कहां से फिगर्स आ रही हैं। ये ढूंढे 16.67% वर्सेस 23.5% कहां से आ रहा है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और इंडस्ट्री के साथ वर्सेस करके डिफरेंस लिया गया, नहीं मतलब वो डिफरेंस लिया गया, आप सॉल्व करते रहिएगा, हो सकता है टाइपिंग एरर ना हो, मुझे बता दीजिएगा। 6.83 लोअर समझ आता है? दोबारा सेंटेंस शुरू करें। BL's gross profit margin is 6.83% lower than industry, whereas net profit margin is only 3.87% lower। पहले यूके यहां जरा, ये ब्रैकेट्स वाला ढूंढे 7.7 कहां से है और 3.83 कहां से? मिल गया, मिल गया, दोनों लोअर है। अच्छा, अब ब्रैकेट्स इग्नोर करके सेंटेंस दोबारा पढ़ा। BL's gross profit margin is 6.83% lower than industry, whereas net profit margin is only 3.87% lower,
which indicates that BL's operating expenses as a percentage of sales are approximately 2.96% or lower than industry. ये क्या हुआ? एक अजीब सी बात सुने जरा बोर्ड। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बताएं हमारी कंपनी की और इंडस्ट्री की। 16.67, 23.5। नेट प्रॉफिट परसेंटेज बताएं अपनी, बताइए। 3.83, 7.70। बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें, पहले देख लें फिगर, ठीक है मेरी। अब कैलकुलेटर पकड़े जरा। 16.67 और 3.83 में डिफरेंस है, ये क्या है? ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किस किस के दरमियान डिफरेंस लिया मैंने? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रहे हैं यहाँ तक? अब जरा इंडस्ट्री में देखें। 15.8 क्या है ये? इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज में हमारे ज्यादा, हमारे कितने परसेंट कम है? हिम्मत हिम्मत, डिफरेंस में 2.96%। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? दोबारा अपना सेंटेंस पढ़, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो तो था 6.83% कम। हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये है 3.87% कम। मतलब इसका ये है कि जितना ये नेट प्रॉफिट कम होना चाहिए था शायद उतना नहीं है। उसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेहतर हैं। प्रॉब्लम असल में कहां है? किसी तरह सेल या कॉस्ट ऑफ सेल को अगर इंप्रूव कर लिया जाए, जीपी बढ़ा लिया जाए, जीपी बढ़ा लिया जाए, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एंगल से। तो प्रॉब्लम किस जगह मौजूद ही नहीं है। ये सबको क्लियर है सर? अच्छा, आपके पास एक और वर्किंग हुई है 2.96 की, लेकिन ये वाली मेरी वर्किंग समझ आई जो मैंने भी की है, तो इसको तो पूरे को नोट करना है अपने पास। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा कुछ समझ आएगी? तो ये जरा कैंडी मेरे ख्याल इधर ही बन जाएगी जगह, बन जाएगी राइट साइड पे, जिस तरह मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। इसके साथ ही 2.96 जहां है। सबसे लेट आने वाले, सबसे पहले लाइफो लग रहा है मेरे। लाइफो क्या है वैसे? लेट इन, फर्स्ट आउट, लास्ट नहीं, लेट। नहीं बात तेज है ना असल में, इसलिए तेजी में अगर बैद मैंने किसी दिन चेक कर ली नंबर टेस्टों में और वो टेस्ट ही ना मिले वो ज्यादा।
नहीं सबमिटेड होने चाहिए ना, मुझे दिखा तो सही, मैं कैसे पता, मुझे दे दे सारे, ये अब्दुलरहमान को दे दे सारे। ये सर जी नोटेड है सर, पहले लिखे हो ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक काम करिएगा जरा, सॉरी मैं 1 मिनट बस आपका लूंगा, इससे जरा अगला पेज निकालिएगा, मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन घर के लिए हो सकता है, या चले आज रहने दें, मैं इंशाल्लाह अभी टेस्ट का आंसर शेयर करूंगा, तो पहले जरा टेस्ट फाइनल करना फिर कल से दूंगा। शेयर डिस्काउंट वो तो इंशाल्लाह आपको समझ आ रही है, वो तो लेस होना था, डिस्काउंट की एंट्री जेन में है, तो वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।